चलिए करते हैं स्टार्ट हम लोग। अच्छा टॉपिक हमारा रहेगा, कल डिस्कशन हमारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस को लेके ना। कल मैं कुछ डिफरेंट टेस्ट करने आपको सिखाए थे, वो पूरे हो गए। आज का हेडिंग है, उसी का सेकंड पार्ट है। इट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट्स कॉल्ड यार क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा। आज में न्यूमेरिकल्स करना सीखना है हमें। कल तो मैं टेस्ट करने सीखे थे। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने कितने एलिमेंट्स हैं, उनका एस्टिमेशन करेंगे हम लोग। तो टॉपिक नोट करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आईआईटी के सिलेबस में भी है और नीट के सिलेबस में भी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो उसमें पहला हेडिंग शुरू होता है उसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। नोट करिएगा, द टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे, एक कंपाउंड में कार्बन तो है बट कार्बन कितना है उसको एस्टिमेट कैसे करें। ठीक है, स्पेशली हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखो, आपको मैं को थोड़ा सा मैथ सिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा, उनको सीखना है बस, फिर तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए सब लोग। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कार्बन है ये तो पता है हमें, बट कार्बन कितना है अब कैसे निकालें। हम पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। ऑक्सीजन, थोड़ा साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड भी ले लेंगे। ये हमने कल परसों सीखा था, ये खुद ऑक्सीजन की सोर्स है। थोड़ा इसे गर्म भी करेंगे, बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये कंपाउंड टूटेगा, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगी। इसकी जो कार्बन है ना, वो कार्बन गारंटी से क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी इसमें कार्बन था वो सारा CO2 बन गया। इज इट क्लियर। जैसे मान लो हम लकड़ी को जलाएं, आप देखा होगा लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है। लकड़ी इतनी सारी होती है और राख इतनी सी बन जाती है। कहाँ गई लकड़ी सारी की सारी। लकड़ी के अंदर क्या होता है, कार्बन, वो सारा CO2 बन के उड़ गया। समझ रहे हैं आप, वो सारा गैस बन के उड़ गया। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी कार्बन CO2 बन के बाहर आ गई। आई बात समझ। अब सारा कार्बन CO2 में चला गया, कहने का मतलब ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सारा कार्बन CO2 में चला गया। अब हमने क्या करा, इस CO2 को ना KOH से पास किया। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये लैब में होता है। हमने इससे इसको पास कर दिया, उस गैस को KOH से पास कर दिया। पता क्या हुआ, KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अवशोषित कर लिया। क्यों कर लिया, KOH की प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, बेसिक क्षारीय। और CO2 की नेचर कैसी है, एसिडिक, अम्लीय। अब अक्षार तो अम्ल से बॉन्डिंग करता है ना, तो अक्षार ने अम्ल को अवशोषित कर लिया। अक्षार को लगा कि ये मेरी विपरीत प्रकृति का है, इससे बॉन्डिंग करूं, तो KH ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, हिंदी में कहेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, अब मैं पे लिखा हूं एब्जॉर्ब, अवशोषित हो गया, कहने का मतलब ये। इससे क्या हुआ, ड्यू टू इट वेट ऑफ KOH इंक्रीजेस। KOH का वेट बढ़ गया, उसके भार में वृद्धि हो गई। मान लीजिए पहले वो 1 ग्राम का था, अब 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया। इस तरह से उसका वेट बढ़ गया। बात आ रही है समझ। जब KOH ने CO2 को अवशोषित कर लिया, उसका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कपड़े होते हैं, हम घर में कपड़े धो रहे हैं, हमने कपड़ों को पानी में डाला तो कपड़े अपना भारी हो जाते हैं। क्यों जाते हैं भारी, क्योंकि उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, जब वो पानी सूख जाता है कपड़ा फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे मान लो आप घर में आप कंबल धो रहे हैं, जैकेट धो रहे हैं, अपना स्वेटर धो रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। मान लो कंबल ही है, आपने उसको पानी के टब में डाला, जब कितना भारी हो जाएगा, उठता भी नहीं, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसने पानी को अवशोषित कर लिया। इसी तरह से इसने CO2 को अवशोषित कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे KOH का वेट बढ़ गया। ठीक है, वो जानता है ये वेट क्यों बढ़ा, ये CO2 की वजह से बढ़ा। अगर मैं ये मान लू, लेट द इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH, जो KOH के वेट में वृद्धि भी वो X ग्राम की हुई, मैंने इसको अपने पास से X मान लिया, तो सीधी सी बात है, ये X क्या है, इट इंप्लाइज इट्स अ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो बात सबको आ रही, समझ नहीं आ रही। तो ये तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको इस तरह से बात कहेंगे
कि केओएच का वेट पहले 1 ग्राम था, जो बढ़ के 1.4 ग्राम हो गया। आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करे, जो 0.4 बढ़ा, ये इनडायरेक्टली किसका वेट है? CO2 का वेट। समझ रहे हैं आप? CO2 का वेट है। देखो, हमने CO2 का वेट पता लग गया, इस एक्स का मान हमें पता है। ये तो मैंने एक्स माना अपने बस से। इस एक्स की वैल्यू क्या है हमें पता है, ये प्रैक्टिकली हमने चेक कर ली, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी हो, हमें एक्स पता है। आई बात सबको समझ? अब अगले पॉइंट पे आइए। बताओ, CO2 का मोलिकुलर मास, अणुभार कितना है? CO2 का अणुभार कितना है? 44, 44, ऐसे ही देख के बता दीजिए। 12 + 2 × 16, 44 है। अब ध्यान दीजिएगा, इन 44 ग्राम ऑफ CO2, बताओ 44 ग्राम CO2 में कार्बन का वेट कितना होता है? बताओ कितना है? 12 ग्राम। 44 में 12, 1 ग्राम में कितना होगा? 12/44। एक्स ग्राम में कितना होगा? 12x/44। हमारा सब आ रहा है। ये कार्बन का वेट आ गया। हमें हमने कार्बन का भार निकाल ली, और इस एक्स का मान पता है हमें। हमें इस एक्स का मान पता है, ये कंपटीशन में गिवन होगा, एग्जाम में गिवन होगा, ये हमें याद नहीं करना, गिवन होगा। देखो, अब कार्बन की परसेंटेज कैसे निकलती है? कार्बन का भार अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार इंटू 100। ये तो गुणा भाग होती है परसेंटेज निकालने की। बस, अब इसके अंदर जहां पे कार्बन का भार था, उसको ये रख दीजिएगा, 12/44 इंटू एक्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का भार। हेलो, ये माना नहीं था? ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। थोड़ा इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। लीजिए, अब एक फाइनल फॉर्मूला, 12/44 गुणा वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। देखो, अब सब बच्चों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये है कंपटीशन, आपका नीट होगा, आपका जेई मेंस होगा, कुछ भी नहीं करना, आपको सब वैल्यू दे रखी होंगी, सबके मान दिए होंगे, सब याद रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। कितना आसान हो गया। और ये 12 क्या चीज है? 12 कार्बन का परमाणु भार, और 44 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। बोलो, क्लियर हुआ? और ये फॉर्मूला समझाया गया, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भी कर सकते हैं। बट मान लीजिए किसी ने कंपटीशन में सवालों घुमा के कह दिया, भाई केओएच का वेट इतना बढ़ गया था, कोई बात नहीं, जो केओएच का वेट बढ़ा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का भार था, हम तब भी उसको डायरेक्ट उठा के रख देंगे। आई बात सबको समझ? एक बात खत्म हो गई, मैंने कार्बन की परसेंटेज निकालनी सिखा दी, नोट कर लो आप लोग। लिखिए सब लोग, ऐसे खत्म कर रहे हैं बिल्कुल हम लोग चैप्टर को। मैं कल पीडीएफ सेंड नहीं कर पाया था, उसका रीजन था भी बहुत सारे क्वेश्चन ना इस टॉपिक से कवर थे। आज भेज देंगे आपको पक्का। तो ऐसे निकलती है कार्बन की परसेंटेज, 12/44 गुणा कार्बन डाइऑक्साइड का भार बटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार इंटू 100। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कार्बन की परसेंटेज इस प्रकार से निकाली जाती है। हाँ, पहला फॉर्मूला तैयार हो गया कार्बन की परसेंटेज निकालने का। तो कल की वो सारी केमिस्ट्री याद है? तो पूछे, व्हाट इज पर्शियन ब्लू कलर किसकी वजह से आया था, कौन सा कंपाउंड बना था बताइए? कल एक कलर आ रहा था पर्शियन ब्लू। तो देखिए मत देखिए, नोट्स मत देखिए मैडम, चिटिंग नहीं। नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं। वेरी गुड, फेरी फेरोसाइनाइड। उसका फॉर्मूला क्या था? विजय बताओ, फॉर्मूला क्या था? अच्छा, सच बताना ईमानदारी से, घर जाके आपने रिवाइज किया था? कितनी बार? कितनी बार रिवाइज किया? अभी सुबह करके आप आए? गलत बात है। जब आप यहाँ से जाते हैं तब जाके भी रिवाइज किया करें, रात को भी रिवाइज करके सोया करें, सोए फिर रिवाइज किया करें। 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है, फिर सवाल करने होते हैं, क्वेश्चन भी तो करने थे आपको। देखो, हम खुद यहाँ पे लापरवाही करके अपना सारा खेल खराब करेंगे। तो हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे, 2 दिन बाद अपना भूल जाएंगे, पता नहीं कौन सा ब्लू कलर, कौन सा पिंक कलर, कौन सा रेड कलर। तो देखिए, कंपटीशन निकालने जान लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि ठीक है बस पढ़ लिया काम खत्म हो गया, बहुत मेहनत चाहिए।
जो सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन मेडिकल में हो रहा है, उनसे पूछिए या इंजीनियरिंग में हो रहा है, वैसे वो ऐसे नहीं बन गए, तुक्के से कोई नहीं बन रहा है कि बस मैंने फॉर्म भरा था मेरा तो बस हो गया, नहीं। जी, जी जान लगा रखा था एक। हमारे अंदर थोड़ा सा क्या जज्बे की कमी है, जुनून नहीं है हमारे अंदर। तो जुनून आएगा, देखिए आपका सिलेक्शन अपने आप होगा। यहाँ पे गलती है बहुत बड़ी। मेहनत करिए, देखिए वरना फायदा नहीं है कुछ भी ऐसे क्लास करने का, जितना मर्जी हम कर लें। और क्या है, बुक्स कोई बहुत महंगी नहीं आती है, देखिए अब हम लोग इतने पैसे अपने पे खर्च कर देते हैं। क्या है, 200-300 रुपए की बुक को बड़ी चीज है क्या? अभी हमें कपड़े खरीद, घर में कोई शादी हो, आपके भी कपड़े खरीदने हो ऐसा, 10 10 भाई एडिडास के शूज लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? अच्छा, सब चीजें ब्रांडेड पहनी जाएंगी, इन्हें मोंटी कर लो कि मेरे को जैकेट चाहिए, क्योंकि वहां हमें लगता है कि हमारी इमेज है, हमारा इंप्रेशन है, हमारी इंसल्ट ना हो जाए। लेकिन बुक खरीदते हुए हम सोचते हैं यार कौन 200-300 रुपए खर्च करेगा, वेस्टेज। गलत हमारी सोच है। तो थोड़ा सा ना हम बदले अपने आप को, सब अपनी मेंटेलिटी चेंज कर। ऑनलाइन और सस्ती मिल जाती है, सेकंड हैंड मिल जाती है मटिया में, लीजिए। जो घर से पैसे आपको मिलते हैं अपने बिना खर्च करके आप अपनी पढ़ाई में खर्च करिए। और जब डॉक्टर बन जाएंगे फिर देखो पैसों की कमी थोड़ी ना होगी आपके पास। बता देते हैं कौन सी बुक आती है, ये बताते हैं आपको। अभी जाते बताते हैं आज कौन सी बुक लेनी है आप। अब डॉक्टर बन जाएंगे, छत से खड़े होकर नोट उठाना 10, तब भी खत्म नहीं होंगे। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब डॉक्टर बन जाएंगे तो रोज शाम को 1 घंटा छत से खड़े होके पैकेट के पैकेट कर देना, तब भी खत्म नहीं होंगे। 10 कह रहे बस एक बंद तो जाओ फिर देखो उधर। मेहनत करिए, देखिए बस कहने का मतलब है, जी जान लगाइए अपने। चलिए फाइनल हो गया। किसी को बात हो पूछनी, पूछ लोगों भी इस चीज पूछिए। इतना आसान सा पॉइंट है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगला हेडिंग है हमारा, उसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एस्टिमेशन पढ़ेंगे हम। हाइड्रोजन, देखो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो कितनी है, कैसे पता लगाया जाए? देखो उसकी अप्रोच सुनो। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फिर उसमें ऑक्सीजन पास की, फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड, फिर गर्म किया, क्या बन गया हाइड्रोजन का? वाटर वेपर्स। रुक जाओ एक मिनट। आपने कभी देखा है, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, फिर से वही सवाल, लकड़ी में तो हाइड्रोजन भी है, कहाँ गई सारी हाइड्रोजन? वाटर वेपर्स बन गई, पानी की वाष्प। वो वाष्प बन के उड़ गई है सीधी सी गति। घर में हम काम कर रहे हैं गैस चूल्हे पे, गैस को जला रहे हैं, गैस के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, कहाँ गई? वाटर वेपर्स बन गई, पानी उसकी वाष्प बन चुकी है। अभी सुनते रहिएगा। अब वाटर वेपर्स तो बन गई। अब सवाल ये है, सारी हाइड्रोजन वाटर वेपर्स में आ गई, सारी हाइड्रोजन कहाँ गई? वाटर वेपर्स में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन वेपर्स को पास करेंगे थ्रू कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड होता है, इसका वैसे नाम होना बोलेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस की हिंदी क्या होती है? निर्जल। इसमें पानी नहीं होता, इसमें गुण होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे KOH ने पानी CO2 को एब्जॉर्ब किया था ना, ऐसे ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। ये पानी को अवशोषित कर लेगा। That's understand? इससे क्या होगा? इसका वेट बढ़ेगा, इसके वेट में बढ़ोतरी होगी। वो जो वेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है वो किसका वेट है? वाटर का वेट है। क्या देखे सब बच्चे, वाटर का वेट है। ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड की वेट किया तो वाटर का वेट आ गया। आया समझ? अब वाटर का वेट हम पता लगा लेंगे जब दोनों भारों को तोल के देखेंगे, और जो भारों में अंतर आएगा वो सीधी सी बात है वाटर का वेट होगा। बोलोगा नहीं होगा? अब वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, H2O। H2O का अणु भार कितना है? 18। 18 ग्राम में कितने ग्राम हाइड्रोजन? 2 ग्राम। एक में कितनी, एक्स में कितनी, निकाल लेंगे। देखो अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं, बिल्कुल वही तरीका है। पहले मैं इस बात को लिख लेता हूं। लेट द वेट ऑफ, लेट द इंक्रीज इन वेट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसके वेट को हम एक्स ग्राम मान लेते हैं। तो ये रूप क्लियर है कि एक्स यहाँ पे क्या है, किसका वेट है? वाटर का वेट है। वो जो एक्स है ना, वो सही मायने में वाटर का वेट है। जैसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का वेट था, इस बार वाटर का वेट है। आप देखो मैं सीधा एक फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम बचाऊंगा, वरना हम इस गुणा भाग को रिपीट कर सकते हैं। 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है, एक में कितना, एक्स में कितना, फिर फॉर्मूला बनाए। अब देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम बचाते हैं। 2/18
2/18 गुणा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लीजिए, सीधा एक फॉर्मूला बन गया। देखो, बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला। वहां पे हमारा बेस कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बेस कौन है? वाटर। 2/18 क्यों आया? 2/18 क्यों आया? H2O, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का वेट 2 होता है। और 18 क्या है इसका अणुभार, इसका मोलिकुलर वेट। जैसे वहां 44, यहाँ पे 18। आई बात सबको समझ? वैसे ही फॉर्मूला बन गया, नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, क्विक। ठीक है, देखो आपको चीज क्लियर करते हैं। देखो जैसे अभी अब टाइम कम हो गया, मई में एग्जाम है आपका। अभी कुछ चैप्टर हुए, कुछ चैप्टर नहीं हुए, कुछ रहते नहीं है, जो भी रह गए हो जाएंगे। देखो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, एक बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये सवाल भी आप कहाँ से कर सकते हो। एक यू नो मार्केट, जैसे मेरे पास कोई बुक है अभी, ये IIT Pondus से, इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक IIT में आए ना, सारे के सारे दे रखे हैं। ये 40 सालों के, 42 सालों के क्वेश्चन होते हैं। इसको 40 ईयर्स कहते हैं, 40 ईयर्स, 42 ईयर्स, ऐसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रही हैं। ऐसे ही नीट के लिए आती है, चाहे ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा। 40 ईयर्स, 42 ईयर्स ऐसे के नाम से अरिहंत की आती है, दिशा वालों की आती है। तो आप केमिस्ट्री बुक ले लें, उसमें चैप्टर वाइज सवाल होंगे। जैसे आज आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करोगे आप, उसमें आए हुए सारे सवाल होंगे, वो सारे रिवाइज कर लीजिए। और क्या है? कितने क्वेश्चन होंगे? 20, 30, 50, 100 मैक्सिमम। 50 से ऊपर नहीं होगा। वो 50 के 50 क्वेश्चन करने से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। पता लगा वैसे सवाल इस बार फिर आ गए, आप करके आएंगे आराम से। इस तरीके से आपके सर ने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करा दी ना, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के सारे सवाल जितने आए हुए हैं वो कर लीजिए। जो भी उसमें नहीं आते सर से पूछो। ऐसे ही मैंने चैप्टर कराया, आप मेरे से पूछो कि सर ये सवाल नहीं आता। या जैसे हमने पहले फिजिकल की थी, उनके भी सवाल कर लो। तो एक शॉर्टकट ही होता है, देखो एक छोटी सी किताब करनी है बस, लेकिन क्वेश्चंस को समझना होगा, रटना नहीं होगा, उनको समझ के करना होगा। बस ये तरीका होता है। समझने से क्या होता है, अगर वैसी चीज दोबारा आ गई फिर हम कर देंगे। याद करके नहीं आए, उन सवालों को याद कर लिया, याद तो कुछ करना ही नहीं है। तो एक फॉर्मूला हमने ये बनाया। मैं मतलब आपको PDF सेंड कर दूंगा, इसी से सेंड करूंगा मैं भी। मेरे पास भी ऐसी बुक है। तो बच्चों क्लियर हो गया? कार्बन की परसेंटेज निकालना, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, कॉमन सी बात है। ओके ना, नेक्स्ट इज हियर। अगला हेडिंग है इसके बाद, इसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। नोट करिए आर्टिकल, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। अब आपको सिखाते हैं कि हेलोजन का एस्टिमेशन कैसे करें। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपको पता लगाना है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन कितनी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन कितनी है, आयोडीन कितनी है, तो इन सबका पता लगाने के लिए अब आपको ये वाला मेथड यूज करना। आर्टिकल का नाम है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। बातें नहीं, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस कहते हैं इसको। एक इंटरेस्टिंग बात और है, बात नहीं करनी किसी को, इसे कैरियस मेथड कहते हैं, कैरियस। हाँ जी, कैरियस एक केमिस्ट का नाम है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट होता है, पता लगा कंपटीशन में इसी के ऊपर MCQ आ गया। इसका नाम होता है कैरियस मेथड, नोट कर लीजिएगा। हेडिंग है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस, और इसका नाम होता है कैरियस मेथड। कैरियस, कैरियस एक केमिस्ट का नाम है, उसने मेथड दिया था। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस? एक कंपाउंड में क्लोरीन है तो कितनी है, ब्रोमीन है तो कितनी है, आयोडीन तो कितनी है, कैसे पता लगा? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसकी केमिस्ट्री सुनिएगा ध्यान से। हम फिर से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है? सब सुनिएगा ध्यान से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद, थोड़ा सा कल की केमिस्ट्री में हल्का सा पार्ट मिस हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद, जैसे कल आपको मैंने सिखाया था, पहले कल इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते थे, याद है? कल एक केमिस्ट्री थी, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसका एक्सट्रैक्ट बना के हम डालेंगे इसमें सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। एक कल डिस्कस नहीं हुआ था, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिला देंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ये भी एक रिएजेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। जैसे कल आया था लेड एसिटेट। अच्छा बताओ क्या काम था लेड एसिटेट का? आप बताइए, आप बताइए।
लेड एसिडेट क्या करता था? पीछे मत बोलिए, चलिए बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड चलिए आप बताइए, पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, बताइएगा किसके साथ बनाते हैं कि पूरी बात बताइए, और जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा। गलत कह रही हैं। ना सल्फेट से ऐसी कोई रिएक्शन हुई, आप बताइए। आप कल नहीं आई थी। अभी ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, कोई आता है कोई नहीं आता। विजय को याद है? बात मत करिए प्लीज, किसी से पूछ के डिस्कस बताइए, नहीं, आराम से बैठिए। आप जो कह रहे हैं वो सब बातें गलत है। क्या काम था बताओ लेड एसिडेट का? सल्फाइड का टेस्ट करना। मैंने कल आपसे क्लास में कहा था बार बार कि लेबोरेटरी में रिएजेंट होता है लेड एसिडेट। देखो हम अपनी मर्जी से नहीं आते, गलत है। अब डेली नहीं आएंगे ना तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेड एसिडेट सल्फाइड का टेस्ट करता था, बिकॉज वो पीबीएस बनाता है, पीबीएस ब्लैक कलर का, इसका आंसर ये है। ऐसे एक रिएजेंट था कल, अमोनियम मोलिब्डेट। क्या करता था बताओ? 10 अमोनियम मोलिब्डेट, गलत बात है ना, फॉस्फेट का टेस्ट करता था। अब फॉस्फेट से रिएक्ट करने के बाद उसका येलो पीपीटी बनता था, कल बताया गया था। ऐसी आज एक रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड हुआ ना, तो गारंटी से क्या बना देगा? AgCl। और AgCl क्या होता है? एक व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सफेद अवक्षेप। देखिए सुनिएगा, कल ये डिस्कस नहीं हुआ है, कल छूट गया है पॉइंट। AgCl एक व्हाइट पीपीटी है। पता है इससे क्या हुआ? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन थी वो सारी कहां चली गई? वो वहां चली गई उस पीपीटी के। जैसे अभी हमने नहीं किया था कार्बन वाला गैस, सारा कार्बन कहां चला गया था? CO2 के अंदर। ऐसे ही सारा सारा क्लोराइड कहां चला गया? वो AgCl में चला गया। आ गया समझ? अब ये AgCl कितना है इसके बारे में हमें पता है। ये हम लैब में वेइंग करके पता लगा लेंगे। अगर हम मान लें कि जो AgCl है, लेट द वेट ऑफ AgCl बी, अगर इसके वेट को हम मान लें x ग्राम है, क्या है इसका वेट? x ग्राम। ने इसका वेट x ग्राम मान लिया, ये पता है हमें x, इसका वेट हमें पता है, ये लैब में निकल सकता है। ये बड़े आराम से इसकी वेइंग करनी पड़ेगी, तोलना पड़ेगा इसको, ये नोन है, ध्यान है, लिख रहा हूं, ये ज्ञात है, ज्ञात। अब देखो मैं यहां से क्लोरीन की परसेंटेज निकालूंगा, जरा सब ध्यान दीजिएगा। AgCl का मोलर मास, इसका अणुभार होता है 143.5, 108 प्लस 35.5, 143.5 इन 143.5 ग्राम ऑफ AgCl। द वेट ऑफ क्लोरीनेस कितना वेट है? 35.5, 35.5 ग्राम। 143.5 में उसका वेट 35.5 है, तो 1 ग्राम में कितना हुआ? 35.5 अपॉन 143.5। और x ग्राम में कितना होगा? लीजिए, हमने यहां से क्लोरीन का वेट निकाल लिया। बोलो यहां तक किसी को बात हो पूछो, कोई बात पूछनी हो पूछो। x हमें पता है, x का मान हमें पता है, क्लोरीन का मास आ गया। अगर क्लोरीन का वेट आ गया तो क्लोरीन की परसेंटेज कैसे निकलेगी? वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो देखो मैं सीधा सूत्र बना रहा हूं, 35.5 बटा 143.5। एक्स क्या है? वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लीजिए हमने यहां से क्लोरीन की परसेंटेज निकाली। इतनी आसान सी बात होती, देखो सूत्र याद करने हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूले याद हो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। सीधा सवाल आते हैं, घुमा फिरा के सवाल भी नहीं आते। हो सकता है को पूछ रहे हैं कि कैरियर्स मेथड में कि क्लोरीन को जब एस्टिमेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्या बना के करते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? AgCl। क्लोरीन को पहले हम अवक्षेप फॉर्म में ले आते हैं। AgCl का अवक्षेप होता है, अवक्षेप से पहले नोट मत करिएगा। इसी तरीके से अब देखो मैं एक शॉर्टकट मारूंगा, बिल्कुल यही तरीका है। अगर आपको ब्रोमीन की परसेंटेज चाहिए, बिल्कुल यही मेथड लगाना पड़ेगा। बस इतना सा फर्क आएगा, जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो AgBr का येलो पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? येलो। इस बार पीला अवक्षेप बनता है AgBr का, इस बार AgBr का येलो पीपीटी बनता है। जैसे AgCl का व्हाइट था, इस बार AgBr का येलो। फिर हमें सारी की सारी केमिस्ट्री इससे पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल वही तरीका। अभी देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूं, बिल्कुल टाइम से करते हैं। देखो ये 35.5 क्या होता है? क्लोरीन का परमाणु भार।
143.5 क्या होता है AgCl का अणुभार, ऐसे यहाँ होगा 80, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 है अपॉन 188 गुणा वेट ऑफ AgBr अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लीजिए ब्रोमीन की परसेंटेज का फॉर्मूला, देखो ये ब्रोमीन की परसेंटेज का फॉर्मूला। इसी प्रकार से आयोडीन की परसेंटेज निकाली जाएगी, बिल्कुल यही तरीका होगा, बिल्कुल यही तरीका। आयोडीन के लिए क्या करेंगे, आयोडीन का एटॉमिक उससे बनाएंगे AgI, AgI का पेलेलो प्रेसिपिटेट होता है, आयोडीन होता है 127, AgI 235, ये अणु बाहर लिख रहा हूं मैं, ये तो याद करने पड़ेंगे आप। वेट ऑफ AgI अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, देखो बिल्कुल एक जैसी अप्रोच है। क्लोरीन की परसेंटेज निकालना, ब्रोमीन की परसेंटेज निकालना, आयोडीन की परसेंटेज निकालना, देखो बिल्कुल एक जैसी अप्रोच। देखो ये आयोडीन की परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया, बोलो आया समझ नहीं, इतना आसान हो गया। इसी प्रकार से सल्फर की परसेंटेज निकलती है, लेकिन सल्फर की परसेंटेज निकालने के लिए उससे बनाना पड़ता है बेरियम सल्फेट। क्या बनाते हैं उसको, बेरियम सल्फेट। आपको पता होगा सल्फर का एक वेल नोन पीपीटी है बेरियम सल्फेट। जैसे हमने क्लोरीन के लिए AgCl बनाया, ब्रोमीन के लिए AgBr बनाया, आई के लिए AgI बनाया, सल्फर के लिए बेरियम सल्फेट बनाते हैं। फिर बेरियम सल्फेट से परसेंटेज निकलती है ऐसे, सल्फर का एटॉमिक मास 32, बेरियम सल्फेट का 233 गुणा वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। एक जैसी अप्रोच है, देखो परसेंटेज निकल रही। लेकिन हमें बात पता हो कि किसका एस्टिमेशन किस प्रकार से किया गया। क्लोरीन के लिए क्या बनाया बताओ, AgCl। ब्रोमीन के लिए क्या बनाया, AgBr। आयोडीन के लिए क्या बनाया, AgI। और सल्फर के लिए क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये बातें हमें पता हो, ये बात भी कंपटीशन में पूछी जाएगी कि किसकी परसेंटेज निकालने के लिए उसे क्या बनाया गया। जैसे हमने कार्बन की परसेंटेज निकाली, पहले उसे क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। हाइड्रोजन के लिए क्या बनाया, H2O बनाया। इसी प्रकार से क्लोरीन के लिए AgCl, ब्रोमीन के लिए AgBr, आयोडीन के लिए AgI, सल्फर के लिए बेरियम सल्फेट। जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं होगा हम परसेंटेज निकाल ही नहीं सकते। देखो हमारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, नोट करिए फटाफट। ये था हमारा कैरियर्स मैथ। आगे सबको समझ। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों और सल्फर, इन तीनों के लिए, चारों के लिए एक जैसा मेथड है। इन सबको प्रेसिपिटेट बना के, अवक्षेप बना के, फिर इनकी परसेंटेज निकाली जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर सबके लिए जैसी अप्रोच है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चारों के लिए एक जैसे फॉर्मूलाज है, बिल्कुल लर्न भी करना मुश्किल नहीं है। जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास अपन जिससे एस्टिमेट कर रहे हैं, जो बना के एस्टिमेट कर रहे हैं उसका मोलिकुलर मास इनटू वेट ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एक जैसे फॉर्मूले। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन नीट में आज तक आए हैं, जेई मेंस में आए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आए हैं। सर वैल्यू रखनी है और आपको सॉल्व करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को। देखिए इसी तरीके से है, इसमें अगले स्टेप पे आते हैं आप। ये फिनिश हुआ ये। देखो नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, आफ्टर एस्टिमेशंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर इज कॉल्ड हियर, इट्स कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। पहला हेडिंग है एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। अब हम एस्टिमेशन करेंगे फास्फोरस का। फास्फोरस कंपाउंड में फास्फोरस है तो कितनी है, हमारा अगला सवाल रहेगा कंपाउंड में इस बार फास्फोरस कितनी। अगला ध्यान दीजिएगा, देखिए फास्फोरस का एस्टिमेशन दो तरीके से होता है। देखो जरा ध्यान देना, हो गया फाइनल? अगला सब यहाँ पे अटेंशन पे। देखो फास्फोरस का एस्टिमेशन दो तरीके से होता है, एक तो होता है बाय मेकिंग मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। नोट मत करिएगा, या तो आप ये बना लीजिए, ये एक प्रेसिपिटेट, या बना लें आप, कल वाला टॉपिक था ना फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट। देखिए सुनिएगा, अभी कोई नोट मत करिएगा। दो तरीके से करते हैं फास्फोरस का एस्टिमेशन, या तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बना के या फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट, दोनों तरीके से अलाउड है। जैसे क्लोरीन में एक ही तरीका था एजी सेल बनाओ, ब्रोमीन में भी एक ही तरीका था एजी वेयर बनाओ, आयोडीन में एक तरीका, फास्फोरस में दो तरीके हैं। दोनों ही तरीके से हम फास्फोरस का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए आप इससे एस्टिमेशन करना चाहते हैं, अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख के बताओ इसमें फास्फोरस से कितने परमाणु हैं? दो परमाणु। फास्फोरस का परमाणु भार 31, 31। तो 31 दूनी कितना हो गया? 62, 62। देखो इसका फॉर्मूला बनेगा 62 अपॉन इसका मोलिकुलर मास, वो होता है 222। कितना होता है? 222। निकालना निकाल लीजिए आप। 24 दूनी 48 हो गया, 62 हो गया, 16 7 112 हो गया। आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, मतलब ये एक तरीका है चेक करने का। 222 ही आ रहा है इनटू वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, लीजिए आप ऐसे फास्फोरस की परसेंटेज निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल होगी। देखिए आप चाहे तो इससे फास्फोरस की परसेंटेज निकाल, सीधा फॉर्मूला, बिल्कुल नोट मत कीजिएगा। एक और तरीका, एक और तरीका, इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। बताओ यहाँ फास्फोरस से कितने परमाणु हैं? सिर्फ एक। एक का परमाणु भार 31, 31। 31 बटा इसका अणु भार, ये आता है 1877। बहुत ज्यादा परमाणु है। देखो भारतीय 3600 ऑक्सीजन दिख रही है, 440 ऑक्सीजन, कितना अणु भार बैठेगा? तो ये बहुत ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, याद करना पड़ता है। इनटू वेट ऑफ फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट, इसका वेट आएगा अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लीजिए फास्फोरस की परसेंटेज दो तरीके से निकल सकते हैं, दो तरीके हैं उसके। ओके, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और दोनों ही अलाउड है। तो ये भी नोट कर लें फटाफट, ये भी नोट कर लीजिएगा।
नोट कीजिए, फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या है? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसका नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, और सेकंड का नाम है फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट। फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट। क्या है वो? कौन सा? Yok orası मेरी वजह से मेरी वजह से मेरी वजह से वो बच्चों ने मॉलिक्यूलर मास है बताया था बोलिएगा कितनी हाई फाई है यार मेरी मेमोरी रोड खाऊंगा भाई चलान हो जाएंगे आपसे चलिए, क्लियर हो गया। दिक्कत इसमें फास्फोरस के दो परमाणु, दिक्कत दूरी 62 हो गया, फिर 222 के सामने 12 MoO3, MoO3, ये पूरा 12 इसके लिए है, समझ रहे हो आप? तभी तो इसका अणुभार इतना बैठा है 1870। देखो आप, 12 परमाणु तो मोलिब्डेनम के हैं, 3604 और 40 ऑक्सीजन हो गए, तो इससे ही उसका भार इतना बढ़ा है। चलिए, सब एग्री हो गए, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से कीजिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं। अभी मेरा ग्रुप में नंबर ऐड कर रहा है, मैं आपको पीडीएफ बना के भी सेंड करूंगा, आज बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे आपको करने के लिए, जरूर कीजिएगा। कल थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करके, कल तो शायद संडे ऑफ ही रहेगा, तो कल आप ये होमवर्क कर लीजिएगा, थोड़ा परसों डाउट लेके ना, फिर हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये सबको अच्छे से आए बिल्कुल। हो गया, क्लियर हो गया? क्या हो गया मैडम? डॉक्टर हैं आप लोग, अगर हंसते रहेंगे ना, आपके पेशेंट मर जाएंगे। आपसे हंसी नहीं रुक रही है, कह रहा मैं जा रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे पाए। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है इसके बाद, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन अगला हेडिंग है, उसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, आर्टिकल है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका एस्टिमेशन दो तरीके से करा जाता है, एक का नाम होता है ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड, नोट करिएगा सब हेडिंग, इसको ड्यूमास मेथड कहते हैं, ड्यूमास की विधि, ड्यूमास मेथड। ठीक है,
ड्यूमास मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ सिखाते हैं ड्यूमास मेथड क्या होता है। चलिए जरा टेंशन पे करिए। देखो इसकी केमिस्ट्री क्या रहती है इसमें। हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया उसको पहले ना इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट एक टर्म होती है, उसको इग्निशन कहा जाता है। इग्निशन में क्या करना होता है, कंपाउंड को ना खूब गर्म करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उसको गर्म करते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली बहुत हाई टेम्परेचर में। इससे पूरा कंपाउंड टूट जाता है। जो भी कंपाउंड में कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो सल्फर है वो SO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन है तो वाटर वेपर्स बन जाएगा, कंपाउंड पूरा टूट जाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, वो होती है नाइट्रोजन। लेकिन सब बच्चे बाद में लिख लीजिएगा। आपको शायद पता हो, आपने कभी सुना हो, ये जो गैस है ना, ये इनर्ट गैस मानी जाती है। क्या मानते हैं इसको, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। शायद मैंने कभी डिस्कस किया हो पहले, जैसे चिप्स वगैरह की पैकिंग होती है ना, आप चिप्स खरीदिए, जैसे आप उसे खोलेंगे उसमें गैस निकलेगी, वो यही गैस होती है N2। ये अक्रिय गैस है। इसके होने चिप्स खराब नहीं होंगे, 10 दिन 20 दिन 25 दिन चल सकते हैं। अगर वहां पे ऑक्सीजन गैस होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है, वो उसको खराब कर देती है, कुछ ही घंटों में चिप्स खराब हो जाती है। तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए वहां पे N2 गैस को डाला। N2 गैस का स्टैंडर्ड एक इनर्ट गैस का है, उसके पीछे कारण है, देखिए N2 गैस इनर्ट गैस क्यों है। N2 गैस में एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके पास कोई पोलैरिटी भी नहीं है, कोई ध्रुवीयता भी नहीं है, पेयर बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। इन दो कारणों की वजह से N2 गैस को इनर्ट गैस कहते हैं। समझ रहे हो आप। ये जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक पढ़ाएंगे वो डिस्कस कर देंगे आपसे कि N2 गैस का स्टैंडर्ड एक इनर्ट गैस का है। इसको एक इनर्ट गैस माना जाता है, अक्रिय गैस में हिंदी में। तो इसने किसी से रिएक्शन नहीं करी। अच्छा क्या हुआ, इस गैस को किसने अब्सॉर्ब कर लिया, KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया। SO2 किसने अब्सॉर्ब कर लिया, KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया, जो अम्लीय क्षारीय। वाटर वेपर को किसने अब्सॉर्ब किया, उसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन उसे किसी ने अब्सॉर्ब नहीं किया, वो एक्रिय है। N2 गैस हमें ऐसे कैसे मिल जाएगी, यहाँ देखते रहिए, 10 बाद में लिख लीजिएगा। अब ये गैस हमें ऐसे क्यों मिल गई, देखो इस गैस का प्रेशर कितना है, इसका दाब हम लैब में नाप लेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसका वॉल्यूम कितना है ये भी पता लग जाएगा, इसका टेम्परेचर कितना है ये भी पता लग जाएगा। किसे कहते हैं, नोन। ये सारी वैल्यू ज्ञात हैं, ज्ञात। जब कोई न्यूमेरिकल यहां से देगा तो प्रेशर भी देगा, वॉल्यूम भी देगा, टेम्परेचर भी देगा, तय है बिल्कुल। वो आपको N2 गैस का हर चीज प्रोवाइड कर देगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो ये प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है ना, इस गैस को ना, इसी गैस को एट STP लेकर आएंगे। STP सुना आपने, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, मानक ताप तथा दाब। हम क्या करेंगे, इसी गैस को, ध्यान सुनते रहिए, लिखिएगा नहीं, इसी गैस को क्या करेंगे, एट STP लेकर आएंगे। और आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। देखो एक फॉर्मूला होता है, ये तो है नोन वाला, ये नोन वाला प्रेशर, नोन वाला वॉल्यूम, नोन वाला टेम्परेचर जो हमें दिया गया। बताओ STP का प्रेशर कितना होता है, एक एटमोस्फेयर। STP का प्रेशर कितना होता है, एक एटमोस्फेयर। टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। देखो ये हमें पता है, हमें STP का प्रेशर पता है, एक एटमोस्फेयर, और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। इसका ये फायदा हुआ, देखो ध्यान दीजिएगा, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है और ये मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं गैस का वॉल्यूम एट STP निकाल सकता हूं। इसी गैस का वॉल्यूम, जो गैस मेरे पास थी, अब मैंने इसका आयतन एट STP निकाल लिया। और आपको शायद बताओ, अगर किसी गैस का आयतन आपके पास एट STP आ जाए, उसको भाग कर दीजिए 22/400, 22/400 से, तो क्या आ गए उसके मोल्स आ गए। क्या आ गए उस गैस के मोल्स। ये मोल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, गैस के मोल्स निकल गए। और अगर आपने मोल्स को गैस के अणु भार से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, उसका भार आ गया। ये आ गया भार। देखो मैं नाइट्रोजन का भार निकाल लिया यहां से, और जब नाइट्रोजन का भार आया, तो नाइट्रोजन का भार बटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार गुणा 100, ये क्या होता है, परसेंटेज। देखो फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, ध्यान दीजिएगा। देखो नाइट्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है, इसको ऐसे कहेंगे हम, 28/22/400
गुना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, कब, एट एसटीपी अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का। आया सबको समझ, देखो क्लियर हुआ है भाई। वो हमें P1 V1 T1 देंगे, पक्की बात है, सवाल में प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा। हम उसको बराबर रख देंगे एसटीपी वाले प्रेशर और टेम्परेचर के। यहां से देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये फॉर्मूला हमें सबको लगाना पड़ेगा, और उस गैस का आयतन निकालना पड़ेगा एसटीपी। जैसे उस गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी आएगा, हम उस वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे, क्या आ गए, मोल्स। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट में सीखने को मिलता है। जब मोल पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मोल कैसे निकाले जाते हैं, ये वहां से पता लगेगा। यहां से मोल निकलेंगे, मोल को मोलकुलर वेट से गुणा करके बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आए गैस का भार बटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार गुणा 100 क्या होता है, परसेंटेज। देखो नाइट्रोजन की परसेंटेज आ गई, तो 28/22,400 गुणा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीटी अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 ये फॉर्मूला। लेकिन एक शर्त होगी, देखो शर्त क्या होगी, ये जो वॉल्यूम है इसको मैंने 22,400 से भाग किया, इसका मतलब ये वॉल्यूम किस में है, एमएल में। व्हाट इज एमएल, मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है। अगर ये लीटर में होता, भाग किससे करता, 22.4 से करता, 22.4 से भाग करना पड़ता था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल वी लगा रहा हूं ना मैं, स्मॉल वी, इसका मतलब ये गैस का आयतन एमएल में है, मिलीलीटर में। एक बात अभी और सुनिएगा, देखो देखो एक बात और है, ये तो हमने किताब से करा दिया, एक शॉर्टकट था हमारे पास। देखो शॉर्टकट क्या था, आपकी इच्छा आप ऐसे कर लो, वरना एक आसान तरीका और है, टाइम बचाने वाला तरीका। गैस का दाब भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। आप लगाते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते थे टाइम बचाने के लिए। ये आपको पता था, ये आपको पता था, ये पता था, ये गैस कांस्टेंट है, यहां से गैस का बाहर आया, और जैसे ही गैस का बाहर आता, जैसे ही गैस का बाहर आता बटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार गुणा 100 क्या होता है, परसेंटेज। कहा आसान ट्रिक थी, क्यों हम ऐसे फॉर्मूले लगाएं, क्यों बार बार उसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकालें। भैया आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप डिफरेंट तरीके को भी लगा सकते हो। डुमास ने यही तरीका सिखाया था, हमने बता दिया। लेकिन आप चाहे तो इसी जगह पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, दिमाग लगाओ, देखो हमें तो बाहर चाहिए किसी प्रकार से। भाई आप ही देखो ना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये मोल निकाल रहे हैं, ये मास निकाल रहे हैं। हमारा एम जो है, टारगेट तो बाहर निकालने का ही है, बाहर हमें सीधा वहां से मिल रहा है। हम चाहते तो यहीं पर बाहर निकाल के गैस का बाहर बटा ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर इंटू 100 करके परसेंटेज निकाले। बोलो बात कुछ आई, समझ नहीं आई, अंडरस्टैंडिंग बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो विजय कुमार, ये घर जाके सवाल करने होंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी, डिस्कस करेंगे तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। तो ये मेहनत करनी है, देखो नोट करिए, आपको होमवर्क देंगे सारा, और करके लाइएगा। बताओ बताओ, मेरे से बताइए, बोलिए। अच्छा, आपने फिर से नहीं बता रहा, जैसे एक के साथ शेयर लगा रहा था, लगा रहे थे, उसके एक साथ में डायरेक्ट टाइम। इनटू गैस इनर्ट है ना, इसे तो बिक्रिया नहीं कर सकता, परेशानी क्या आ रही है, इसलिए हमें इसका तरीका बदलना पड़ा। वो इनर्ट नहीं थे, उनके अवक्षेप बन गए थे। यहाँ पे समस्या आ रही है, गैस है, अभिक्रिया नहीं कर रहा, इसलिए हमें इसका तरीका बदलना पड़ा। इसको बोलते हैं डूमास मेथड, डूमास। तो आप ही रहेगा, वरना मंडे में कुछ सवाल भी करवा देंगे इसके, आप भी लाइएगा करके। अपन डिफरेंट डिफरेंट बुक से घर जाके सब पढ़े, मेहनत करें। देखिए अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, गर्म करना होता है, खूब से हीटिंग करी जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कॉन्टिन्यूस हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इग्नाइट करने का मतलब ये है। ताकि आप दस पढ़िए, सब मेहनत करिए। अगर ये डॉक्टर बनना है, पेशेंट बनना है, तो घर जाके सोइए बस, सुनते रहेंगे, पेशेंट होंगे, अपन रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। मैं कभी से 11वीं 12वीं क्लास में नहीं करा, आपको तो पता नहीं क्या करके आया, ये नहीं समझ आया। नहीं आप पता नहीं 12वीं कैसे पास हो गए थे, समझ नहीं आया क्या करके आए। हाँ हाँ, किस स्कूल से गया था आपने 12th? सच। नहीं मैडम, ऐसे स्कूल भी कर रहे हैं, पता होता है इसमें।
हमारे अब्दस भाई इसी कॉलेज से पास आउट है। नहीं, यहीं से ही पास आउट है। जीआईसी का नाम रोशन कर रहे हैं। ये कोई बात थोड़ा भी। डॉक्टर बनेंगे, लिख देंगे ब्रैकेट में कोरोना वाले डॉक्टर, लिखेंगे डॉक्टर अब्दस कमाल कोरोना वाले। एक भी पेशेंट नहीं आएगा भाई साहब, अगर लिख दिया अपने कोरोना वाले। और क्या फीस कम ले लेंगे आप कि मैं डॉक्टर कोरोना वाला हूँ, 10 रुपए में देख लूंगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। फीस तो आप डबल ट्रिपल लेंगे, है ना? ऐसा अब्दस कोई नहीं समझता कोरोना वाले या सहारनपुर वाले या नखासा वाले। छोड़ देना। ये कोई बात नहीं हुई। मतलब हम पढ़ेंगे नहीं, हम कोरोना वाले हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोरोना वाले बच्चे कहीं सिलेक्ट नहीं हुए? सब हुए, सबने मेहनत करी। क्या उस टाइम आईआईटी एग्जाम नहीं हुआ, नीट एग्जाम नहीं हुआ, सब कुछ हुआ? एक्सक्यूज है, इसे बहाना कहते हैं। अब्दस कमाल कोरोना वाले, शादियों के हम कोरोना वाले। कह देना शादी में कुछ नहीं लूंगा, मैं कोरोना वाला हूँ। तो आप कहेंगे "जी, मुझे 2 गाड़ी चाहिए"। नहीं अब्दस, तो हम 2 गाड़ी लेंगे, नहीं लेंगे? चलिए अच्छी, देख लेंगे कुछ दिन में, पता करके आएंगे जरूर, आपके मोहल्ले में देख कर आएंगे अब्दस ने क्या क्या लिया। अब्दस बोलेंगे 2 गाड़ी लूंगा मैं, एंगेजमेंट के टाइम, एक शादी के टाइम। एक रिपोर्ट नहीं, हम कोरोना वाले हैं, पढ़िए मेहनत करिए। और जो लोग नहीं आ रहे उनसे कहिए आप आए सब लोग, ठीक है? क्लास डेली होगी। अच्छा, तो बहुत सारे मेरे क्लास में है ना, सारे ही है ना? सर यहाँ पे आए थे चले गए। आज चलेगा, वो क्लास बायो वाली नहीं है। कौन चले, कौन कौन आया था? ये कोई बात नहीं। तो मैं नोट कर लिया, बात खत्म हो गई। आया कुछ समझ, अगर हेडिंग नोट करिए। इसके बाद एक और तरीका है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का, उसका नाम होता है जेंडाल्स मेथड। इसको जेंडाल्स मेथड बोलते हैं। एक तरीका और है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जेंडाल्स मेथड कहते हैं, जेंडाल्स मेथड। देखो जेंडाल्स मेथड इसका नाम होता है, इसमें ना केस साइलेंट है, इसकी स्पेलिंग ऐसी होती है KJELDHAL, जेंडाल्स मेथड। और यहाँ पे ना केस साइलेंट है। देखिए अब सुनिएगा इसकी, इसका क्या तरीका है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा आराम से। हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, और हमारा एम क्या है, इसमें नाइट्रोजन कितना है ये पता लगा। हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला, सब जैसे बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, और इसे गर्म करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी इसमें नाइट्रोजन है, जो भी इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, वो इससे रिएक्शन करके क्या बना देता है, अमोनियम सल्फेट। क्या बना देता है, देखो ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी कंपाउंड की नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में चलेगी। फिर हम मिलाते हैं इसमें एल्कली अक्षार, अक्षार इसको तोड़ देता है, और ये इसमें से H+ लेके कौन सी गैस बनाता है, अमोनिया। देखो बात पे गौर करना, पहले सारी नाइट्रोजन कहां गई, अमोनियम सॉल्ट में, अमोनियम सॉल्ट से क्या बनाया, अमोनिया। अब हम अमोनिया को H2SO4 के साथ टाइट्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, उसकी टाइट्रेशन। अब कर देते हैं उसका अनुमापन, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हुआ? अब उसका अनुमापन कर देते हैं। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है, जब इससे अनुमापन कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम और इसका नेट नॉर्मेलिटी ये नोन होता है। वॉल्यूम भी पता होता है और नॉर्मेलिटी भी पता होती है। वही हमने H2SO4 लैब में यूज किया, किस नॉर्मलता का था हमें पता है, उसका कितना आयतन खर्च हुआ ये हमें पता है, ठीक है? अब आपने कभी वर्ड सुना है, उसको इक्विवेलेंस कहते हैं, तुल्यांक। पढ़े ग्राम तुल्यांक आपने?
ग्राम तुल्यांक बराबर करके हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो मैं अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, वरना हम चाहे तो फॉर्मूले को बना सकते हैं। जो इक्विवेलेंस इसके हैं वो इसके हैं, इक्विवेलेंस से वेट आएगा, वेट से परसेंटेज आएगी। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज का, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस वगैरह भी नहीं आता। देखो नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है 1.4 एनवी अपॉन डब्ल्यू। जरा सुनिएगा, एन यहाँ पे क्या है, वी क्या है, डब्ल्यू क्या है। एन तो है नॉर्मेलिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मलता। किसकी, H2SO4, विच एब्जॉर्ब्स अमोनिया, जो अमोनिया को अवशोषित करता है, विच एब्जॉर्ब्स अमोनिया। देखो बोला H2SO4, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 विच एब्जॉर्ब्स अमोनिया। अच्छा ये वॉल्यूम ना ml में है, स्मॉल वी है ना, मिलीलीटर वाला वॉल्यूम। और डब्ल्यू क्या है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबको रखिएगा और यहां से आंसर निकाल लीजिएगा। बोलो आया कुछ समझ, सब कुछ गिवन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। NH2SO4 की नॉर्मेलिटी है, V इसका वॉल्यूम है, आयतन है, और W वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। ये हमारा नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का तरीका है, जल्डास मेथड कहते हैं इसको। नोट कर लीजिएगा इसको, लिख लीजिए इसको, इसको जल्डास मेथड कहते हैं। वो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब लिख लें। ये नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। मैं ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, अभी भेज दूंगा आपको PDF का, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है ये भी बता देंगे, क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे। और मंडे में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उन सवालों को डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ नया भी शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। देखिए सब मेहनत करिए, और देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। जीत तोड़ मेहनत जिसे बोलते हैं ना, जरा से भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और सब आया करें, ये नहीं होता आज मन नहीं कर रहा, छुट्टी कर लें, आज ये आज वो है, सब नहीं होता। अगर ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, बेकार है, टाइम वेस्टेज। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। अब ये सारा हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब स्टडी कर लिया, और कोई भी परेशानी होगी हम देख लेंगे, सवालों से पता लग जाएगा हमने कुछ गलती करी है, जो भी किया तो उससे हम इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन की परसेंटेज, ब्रोमीन की परसेंटेज, आयोडीन की परसेंटेज, सल्फर। अच्छा एक इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली जाती है, कोई जानता कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ के और 100 में से माइनस कर दो, बाकी परसेंटेज किसकी होती है? ऑक्सीजन की। देखिए सुन लीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। सवाल है ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालें, सबकी तो निकालनी सीख ली हमने। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है, सब कुछ जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर वो 100 नहीं आता तो 100 में से माइनस करिए, बाकी बचा हुआ कौन होगा? ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज किसी भी तरीके से निकाली नहीं जाती, सब कुछ जोड़ लेते हैं। अगर सम 100 नहीं आता तो 100 में से माइनस करो, जो भी डिफरेंस रह गया वो ऑक्सीजन की परसेंटेज। आई बात सबको समझ, ये नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही कर पाएंगे, मिलते हैं आपसे परसों।